डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्थिर क्वाथी विलियन या एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। स्थिर क्वाथी विलियन या एजोट्रोपिक सॉल्यूशन, इंग्लिश में एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। स्थिर क्वाथी विलियन क्या होता है? जब दो वाष्पशील अवयवों को ऐसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए कि उन दोनों अवयवों का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों अवयवों का क्वथनांक एक समान हो जाए, तो ऐसा विलियन क्या कहलाएगा? एजोट्रोपिक विलियन कहलाएगा। क्या है डेफिनेशन? जब दो वाष्पशील अवयवों को ऐसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए कि इन दोनों अवयवों का क्वथनांक एक समान हो जाए, मतलब जो विलियन या मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्वथनांक, वो पूरा मिश्रण एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर, एक ही क्वथनांक बिंदु पर उबले, तो ऐसा विलियन कहलाता है स्थिर क्वाथी विलियन। इस विलियन की देखो क्या खास बात है कि जो स्थिर क्वाथी विलियन है, स्थिर क्वाथी विलियन को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते। स्थिर क्वाथी विलियन में से उसके अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी प्रभाजी आसवन विधि। कहां काम आती है प्रभाजी आसवन विधि? है भाई, स्थिर क्वाथी विलियन में उसके अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, प्रभाजी आसवन विधि कब काम आती है? जब हमारे पास कोई ऐसा हमें मिश्रण या विलयन दे दिया जाए जिसमें दोनों अवयवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर हो, तो उस समय हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। तो वो दोनों विलयन क्या हो जाते हैं? तो वो विलयन के अवयव जो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? दोनों अवयवों का क्वथनांक समान हो गया, तो एजोट्रोपिक जो सॉल्यूशन है उसके अवयवों को अपन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी अलग नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है इसकी खास बात? कि स्थिर क्वाथी विलियन या एजोट्रोपिक विलियन, जो आपका एजोट्रोपिक विलियन होगा, एजोट्रोपिक विलियन का संगठन द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में एक समान होगा। द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में एक समान होगा, तो ऐसा मिश्रण या विलयन क्या कहलाता है? एजोट्रोपिक विलयन, जिसके अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और उसका संगठन
द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में क्या हो, एक समान हो। आगे आपका आता है इसके एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में अपन देखें तो जो हमने अनादर्श विलयन देखे ना, आपने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़े हुए हैं, तो जो अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल थे वही इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, HCl प्लस जल, HNO3 प्लस जल, तो ये सारे C2H5OH प्लस H2 या HCl प्लस H2, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एजोट्रोपिक विलयन के। अब देखो एजोट्रोपिक विलयन को दो भागों में बांटा गया है। जैसे अनादर्श विलयन दो प्रकार के थे, एक तो धनात्मक विचलन वाले, एक ऋणात्मक विचलन वाले। तो उसी आधार पर एजोट्रोपिक विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे अपन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधिकतम वाष्पदाबी एवं न्यूनतम क्वथनांकी विलयन, जिसका वाष्प दाब तो अधिकतम प्राप्त होगा और क्वथनांक जो क्या होगा वो कम प्राप्त होगा। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं अपन अधिकतम वाष्पदाबी एवं न्यूनतम क्वथनांकी विलयन। एजोट्रोपिक विलयन का पहला प्रकार है ये, वे विलयन जो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन जो आदर्श विलयन से कैसा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, धनात्मक, या ये कह सकते हैं वे अनादर्श विलयन जो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करता है उसका वाष्प दाब अधिकतम प्राप्त होता है उसके अवयवों से। अपन ये चीज पढ़ चुके हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में PS इज मोर देन PA प्लस PB, मतलब इसका वाष्प दाब इसके अवयवों के वाष्प दाब के योग से अधिक प्राप्त होगा, आंशिक वाष्प दाब के योग से, या राउट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा। तो इस विलयन का जो क्वथनांक है वो इसके दोनों अवयवों के क्वथनांक से क्या होगा, कम प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए एथेनॉल और जल का हम विलयन बनाते हैं। एथेनॉल लेते हैं 95.5% और जल लेते हैं 4.5%, दोनों का विलयन बनाया। हमें पता है एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो 351.3 केल्विन होता है और जल का जो क्वथनांक है वो 373.15 केल्विन है। दोनों का जब इसी अनुपात में मिलाओगे, 95.5% और 4.5% मात्रा इसकी होगी, दोनों को जब इस अनुपात में मिलाओगे तो जो मिश्रण का क्वथनांक है वो आपका 351.1 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 351.1 केल्विन हो जाएगा। तो ये देखो ये वाला क्वथनांक इससे भी कम है, 351.3 से भी, और 373 से भी कम है, 351। तो दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम क्वथनांक मिश्रण का प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको अधिकतम तो वाष्प दाब अधिकतम प्राप्त होता है और न्यूनतम क्वथनांक के जो न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अगर इसको मैं एक ग्राफ पर दर्शाऊं, अगर मैं इसको एक ग्राफ से दर्शाऊं, नीचे मैं ले लेता हूं जल की प्रतिशत मात्रा, यहां इनके क्वथनांक ले लेता हूं दोनों के, बॉइलिंग पॉइंट,
भाई जल की प्रतिशत मात्रा 4.5% रख रहे हो तुम। यहाँ पे लिखते हैं ये जल कितना है 4.5%। अब देखो जल का जो क्वथनांक है वो तो कितना है 373 कैलोरी, और इसका कितना है 351, मतलब यहाँ 351.3 कैलोरी। दोनों को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा 351.3 की जगह 351 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो किसको बताएगा 351.1 को, 351.1 कैलोरी को बताएगा। दोनों का तो इसका भी कम हुआ देखो, और इसका भी कम हुआ। ये द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में, ऐसे ही इसका भी कम हुआ और इसका भी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा इनका कुछ। ऊपर वाला जो ग्राफ है ये तो वाष्प अवस्था के संगठन को दिखाता है, वाष्प अवस्था, और नीचे वाला है जो ये किसको दिखाता है द्रव अवस्था। ठीक है भाई, ये आपका क्या बन जाएगा इसके ग्राफ के द्वारा प्रोजेक्शन हो जाएगा। इसके और एग्जांपल भी, जो भी अधिकतम वाष्प दाबी और न्यूनतम क्वथनांकी विलयन के एग्जांपल कौन से होंगे, जो भी आपके कौन से थे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले उदाहरण, मेथेनॉल और जल का भी था, एथेनॉल जल का था, ईथर जल का था, एसीटोन जल का था, तो सारी ठीक है। अब इसका दूसरा वो देखते हैं अपन, दूसरा जो प्रकार है उसको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ज्यादा कुछ करना नहीं है। दूसरा जो है वो है वाष्प दाब, तो आपकी बार न्यूनतम हो जाएगा, बी टाइप, न्यूनतम वाष्प दाब, और क्वथनांक आपका अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम वाष्प दाबी एवं अधिकतम क्वथनांक की विलयन। देखो अपोजिट करना है बस, एग्जांपल अपने बदल ही जाएंगे। जिसको पहले वाला समझ में आ गया उसको दूसरा भी समझ में आ जाएगा। न्यूनतम वाष्प दाब किसका प्राप्त होता है, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, ऋणात्मक वे विलयन जो आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, या वे अनादर्श विलयन कह सकते हो आप। तो इनका जो वाष्प दाब है वो अवयवों के आंशिक वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। PS इज लेस देन PA प्लस PP। PA है जो कम होता है, PS कम प्राप्त होगा इस PA, A के आंशिक वाष्प दाब और B के आंशिक वाष्प दाब के योग से। इस विलयन का जो क्वथनांक है वो इसके अवयवों के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है, अधिकतम क्वथनांक की है, अधिक प्राप्त होता है दोनों से। सीधी सी बात है, जब वाष्प दाब कम प्राप्त हो रहा है तो क्वथनांक क्या होगा ज्यादा, उसको ज्यादा गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी, उसकी ज्यादा साम्य अवस्था प्राप्त होगी, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा उसका अधिक हो जाएगा, मतलब दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl और H2O लेते हैं।
ठीक है भाई। H2O तो अपन ले लेते हैं इसमें 79.8%, तो ये कितना हो गया 20.2%। इस अनुपात में ले लो, HCl को तो लिया है 20.2% और इसका लिया है 79.8%। तो दोनों का ही देखो बॉइलिंग पॉइंट जो HCl का होता है 188 केल्विन। ठीक है भाई, HCl का कितना है 188 केल्विन, और जो आपका ये है इसका 373 केल्विन। लेकिन दोनों को जब इस अनुपात में मिलाओगे तो ये 381 केल्विन के लगभग चले जाएगा। तो देखो दोनों से अधिक प्राप्त हुआ है, 188 से भी ज्यादा प्राप्त हुआ है और आपका 373 से भी अधिक प्राप्त हुआ है। इसको अगर मैं ग्राफ द्वारा दर्शाऊं, ग्राफ वैसे ही बनेगा, इधर तो जल की प्रतिशत मात्रा, जल परसेंटेज, जल अब की बार ज्यादा है 79.8, यहां ले लो एक बार 79.8% जल है। जल का क्वथनांक आपको पता ही है 373 होता है, इसका कितना होता है 188 केल्विन HCl का। अब दोनों को मिलाओगे तो ज्यादा प्राप्त होगा, 373 से 381 यहां प्राप्त हो जाएगा लगभग। तो देखो यहां भी वृद्धि हुई है क्वथनांक में और यहां भी वृद्धि हुई है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ये ऊपर तो कौन सा आ जाएगा वाष्प अवस्था का, वाष्प अवस्था, और नीचे द्रव अवस्था। इस पर दोनों के संगठन समान है, वाष्प अवस्था द्रव अवस्था। ये आपका पॉइंट हो गया 381 केल्विन वाला। तो ये आपके क्या हो गए एजोट्रोपिक विलयन। ये क्या हो गया एजोट्रोपिक विलयन। एजोट्रोपिक विलयन किन्हें कहते हैं सुन लीजिए आप। वे जब दो वाष्पशील अवयवों को ऐसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों अवयवों का क्वथनांक एक समान हो जाए, तो ऐसे विलयन को बोला जाता है एजोट्रोपिक विलयन। एजोट्रोपिक विलयन को जो अवयव होते हैं, एजोट्रोपिक विलयन के अवयव, उन अवयवों को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। वो एक जो पूरा आपका विलयन है वो पूरा सारा का सारा एक ही बिंदु पर उबलेगा, तो दोनों अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। और वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में इनका संगठन एक समान हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो अधिकतम वाष्प दाबी और न्यूनतम क्वथनांकी, और एक न्यूनतम वाष्प दाबी और अधिकतम क्वथनांकी। जो भी विलयन आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं वो तो होते हैं अधिकतम वाष्प दाबी और न्यूनतम क्वथनांकी, और जो विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं आदर्श व्यवहार से वो होते हैं न्यूनतम वाष्प दाबी और अधिकतम क्वथनांकी। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में देखो HCl H2O था, HNO3 और H2O था, तो इनको निश्चित अनुपात में लिया जाता है, उनके क्वथनांक जो क्या हो जाते हैं एक समान। इसका क्वथनांक देखो दोनों के क्वथनांक से अधिक प्राप्त हुआ है, इसलिए ये अधिकतम क्वथनांक वाला विलयन है। तो ये आज आपका क्या हो गया स्थिर क्वाथी विलयन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
अब आपका यहाँ पे ये एजोट्रोपिक या स्थिरपाती विलयन वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब अपन अगला पॉइंट या अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलगेटिव प्रॉपर्टी किन्हें कहते हैं, कोलगेटिव प्रॉपर्टी, कोलगेटिव या अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो, विलयन के वे गुण या विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन गुणधर्मों का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, विलयन के कणों, विलय के कणों की संख्या पर, ना कि विलायक के कणों की संख्या पर। ओनली विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। और जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ये विलय की प्रकृति, आकार तथा उन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करते। ना तो विलय की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, ना विलय के कणों के आकार पर निर्भर करेंगे, ना ही उन पर जो आवेश उपस्थित है उस पर निर्भर करेंगे। ये केवल किस पर निर्भर करते हैं, उन कणों की संख्या पर। तो विलयन के वे गुणधर्म विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति, उनके आकार, विलय के आकार तथा उन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करते। उन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करते। केवल किस पर निर्भर करेंगे, विलय के कणों की संख्या पर। कोलगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण देखो इनके कोलगेटिव प्रॉपर्टी के, फिर उनका एक एक का अध्ययन करेंगे अपन। सबसे पहली है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हाँ भाई, पढ़ चुके हो या नहीं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मैंने पढ़ा भी दिया है। कब पढ़ाया था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड बराबर एक्स बी। विलय के मोल भिन्न मतलब कणों की संख्या ही होगी। दूसरा है क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि। विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है,
तीसरा है हिमांक में अवनमन या कमी, हिमांक में अवनमन या कमी। चौथा है परासरण दाब, परासरण दाब। ये 4 गुण हैं विलयन के, जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ये 4 गुण। तो इनके बारे में, इनका ही अब अपन को आगे एक एक को डिटेल से पढ़ना है, इनके लिए सूत्र स्थापित करना है अणु विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में अपन इनके एक एक देखते हुए चलेंगे। अगली वीडियो में कल अपन देखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।